आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 10th वालों के लिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वालों के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन सभी चैप्टर से लिए गए हैं, मतलब जितने भी आप लोगों के मैथ्स गणित में चैप्टर है उनसे सभी चैप्टर से मिला के ये सेट तैयार किया गया है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए इस वीडियो में लाया हूँ। ठीक है, आप सभी को थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ, आप सभी को एग्जाम्स में क्या होगा। पूर्णांक रहेंगे टोटल 100 मार्क्स का आप सभी का, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। 30 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। 8 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 का जवाब देना है। ठीक है, तो मतलब दुगुने विकल्प के साथ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को 50 जो ऑब्जेक्टिव बनाने हैं 50 नंबर के, वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के नंबर को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का और साथ में आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है ना, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करोगे हर सब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स हो गया, आपको साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, नॉन हिंदी हो गया। ये सारे आप लोग को इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, starkstudy.com। गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास आज का ये पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। कहा गया कि 1 2 3 डैश डैश करके क्या है, एन तक है, मतलब लास्ट इन्फिनिट तक है। ठीक है ना, एन का समांतर माध्य पूछा गया। समांतर माध्य देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न है ये। देखो कहा गया है कि 1 2 3 इसी तरीके से कहाँ तक संख्या, एन तक संख्या है, मतलब लास्ट अनगिनत संख्या है। जब भी पूछा जाएगा आप लोग को समांतर माध्य या फिर माध्य पूछा जाएगा इसका, तो आप क्या करना, ये दोनों को लास्ट टर्म जो एन है और ये 1 है, ठीक है ना, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा n + 1 बट्टा में 2 से क्या करना है, भाग देना है। यही आपका क्या हो गया, समांतर माध्य का एक फार्मूला हो गया n + 1/2। तो एक का आपको सी के साथ चलेंगे। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे हम लोगों ने कोई संख्या लिया 1 2 3, क्या संख्या लिया 1 2 3, टोटल कितने हैं यहाँ पे, n की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि 1 2 3 टोटल 3 संख्या है, तो 3 मैंने ले लिया। जब इसका माध्य बोला गया है निकालने के लिए, तो हम उसी फार्मूला पे देखेंगे n + 1/2। n के जगह पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1/2, तो ये 4/2, ये हो जाएगा कितना, माध्य बराबर 2 आ गया। क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया। अब बताओ 1 2 3 का माध्य क्या होगा, मतलब बीच वाला संख्या, मतलब जो समांतर माध्य जो होता है वो क्या होगा। तो देखो ना यहाँ पे 3 2 5 1 6 टोटल संख्या से भाग देते हैं एवरेज निकालने के लिए, सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या। तो 1 2 3 और टोटल योग कितना होगा, 3 2 5 1 6, तो 3 दूनी 6, देखो 2 आया ना, और यहाँ भी क्या आया, 2 आया। इसका मतलब हम लोग को ये फार्मूला क्या है, राइट है। ठीक है, ये फार्मूला के मदद से हम लोग कोई भी प्रश्न बना सकते हैं, जितना भी समांतर माध्य दिया रहेगा, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बटा में 2, अगर लगातार कोई संख्या दिया रहेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास सेकेंड नंबर की, प्रेक्षण है कोई 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है बारंबारता, सबसे ज़्यादा बार बारंबारता किसकी हुई है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंट बारंबारता से, ठीक है ना, बहुलक मोड हम लोग जिसको बोलेंगे। देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो है बारंबारता, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है, ठीक है, बारंबारता। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 13 जो है 1 2 3, 13 जो है टोटल 3 बार आया है, तो इसलिए इस बहुलक का जो है प्रेक्षण का बहुलक हो जाएगा 13। हालांकि 12 भी देखते हैं तो 12 तो 1 और 2 ही बार आया है, 11 भी आपको 2 ही बार आया है, सबसे ज़्यादा जो है 13 क्या है, 3 बार आया है। ठीक है, इसलिए इसका परीक्षण क्या हो जाएगा, बहुलक इस परीक्षण का 13। नेक्स्ट है, यदि 7 9 13 15 x का माध्य अगर 10 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 7 + 9 + 13 + 15 + x बटा में टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, और माध्य कितना है दोस्तों, 10 दिया गया है। 10 बराबर सभी को जोड़ देंगे, 13 7 20, 20 15
35 35 ना 44, 44 प्लस एक्स बटा में 5, ये 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 50 बराबर 44 प्लस एक्स, एक्स को रखेंगे इस साइड तो ये हो जाएगा 50 माइनस 44, तो एक्स बराबर क्या हो गया आपका 6 आ गया। इसका मतलब एक्स का मान हम लोगों को पूछा गया था तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। 3 का सही उत्तर आपको ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। कहा गया है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। देखिए प्रायिकता हम लोग किसको बोलेंगे, प्रायिकता का वैल्यू हम लोग को पता होनी चाहिए, 0 के बराबर या फिर 1 से कम, समझ में आई ना, 0 भी होगा 1 भी होगा, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में होगा, न तो 0 से कम होगा न तो 1 से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब P का मान नॉट इक्वल टू 2 होगा, P का मान नॉट इक्वल टू माइनस में होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात को, न 1 से ज़्यादा होगा न 0 से कम होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, और 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो क्या कहा गया, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या बताया मैंने 1, तो 1 यहाँ पे होगा, क्या होगा 1 हो सकती है, ठीक है ना। और ये जो पूछता है 0 तो ये होता है न्यूनतम मान, क्या होता है ये न्यूनतम मान होता है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा अगला बार कि किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है तो बताना 0। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि आपको 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 50% हो सकता है लेकिन 100% से ऊपर नहीं होगा, मतलब 100% भी हो जाएगा लेकिन 101% नहीं होगा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखनी है। 0.12 ये एक 0 से 1 के बीच में आ रही है, 3/4 ये भी 0 से 1 के बीच में आ रही है, लेकिन 12/13 है इसमें भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आ रही है, ये आपका नहीं हो सकती है क्योंकि 1 से ज़्यादा हो रहा, मतलब 1 से पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ में आई ना बात को। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि एक न्याय पासा संगत फेंका गया, 2 का गुणज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या तो 6 होगा। पासा फेंकेंगे तो यही तो कोई छकरी में 1 2 3 4 5 6 तक की कोई संख्या आएगी, इसमें से पूछा गया 2 का गुणज। 2 का गुणज देखते हैं कौन सा है, 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, टोटल कितनी है 3 संख्या, 3 घटना, 3 क्या होगा 3 ये घटना होगी, टोटल घटना यहाँ पे क्या है 6, तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2 का गुणज होने की घटना कितना 3, टोटल कुल घटना कितना 6, तो यही हो गया 1/2, यही इसका क्या हो गया प्रायिकता हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है 6 का क्या हो जाएगा ए। प्रायिकता अगर समझ में नहीं आती है तो एक बार ज़रूर वीडियो देख लेना, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर। कहा गया कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी, तो ताशों की संख्या जो होता है ताश की गड्डी में कितना होता है, टोटल 52 होती है, एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, इसके लाल रंग होने की, तो लाल रंग जो होता है टोटल कितना होता है, लाल रंग होता है टोटल 13, तो प्रायिकता बराबर 13 बटा में कितना 52, ये हो जाएगा आपका कितना, नहीं दोस्तों लाल और ये काला दो ही तो पत्ती होती है, लाल होता है 26 और काला भी होता है 26, तो प्रायिकता बराबर 26 बटा में 52, ये हो जाएगा 1 बटा में 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 सिक्का को उछाला गया, उसमें संभव परिणामों की संख्या, जितना सिक्का बोला गया उतना निकाल देंगे, 3 सिक्का बोला गया 2 के पावर 3 लगा देंगे, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर ये 2 सिक्का बोलता तो 2 के पावर 2 लगाते, अगर 1 सिक्का बोलता तो 2 के पावर 1 लगाते, अगर 4 सिक्का बोलता तो 2 के पावर 4 लगाते, ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2πr1 बटा में 2πr2 का मान है 4/5, 2π से 2π गया तो r1 बटा में r2 आ गया 4/5, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है।
क्या होता है पाई r1 स्क्वायर बटा में पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई गया, r1 का वैल्यू 4 बटा में 5 का स्क्वायर, 16 बटा में 25 इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है ना ये क्वेश्चंस। अगला देखते हैं 10 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी भुजा निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 9√3 दिया गया है। √3 से √3 गया, भुजा का मान हो जाएगा √9 गुने 4, ये हो जाएगा 3 गुने 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रश्न किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा, यही प्रश्न हमारे पास ना। कहा गया यहाँ पे कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होती है। जब ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है दोनों, तो ये तो r स्क्वायर होगा और ये आपको 1 होगा। तो मतलब r के पावर 3 मान लेते हैं। तिगुनी का मतलब क्या हो गया आपको, इसका मतलब 3 तिया 9 तिया 27 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 27 गुना हो जाएगा ना 27 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होती है कितना, अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे हम। और अगर इसी में पूछ दिया जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि शंकु के छिन्न का आयतन क्या होगा। क्या प्रश्न हमारे पास कि शंकु के छिन्न का आयतन क्या होगा, यही हमारे पास प्रश्न है ना। तो छिन्न का आयतन क्या होता है 1/3 पाई h, क्या होता है 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर बड़ा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू r। यही हमारे पास क्या है शंकु के छिन्न का आयतन हो जाता है। ये सूत्र है डायरेक्ट, क्या है ये सूत्र है डायरेक्ट, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 का मान 32 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं a18 का मान होता है a प्लस 17d माइनस ये होता है a माइनस यहाँ पे 13d, ठीक है, बराबर 32। इसलिए मैंने a माइनस 13d लिख दिया क्योंकि a प्लस यहाँ पे 13d लिखता, अब ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो माइनस a प्लस माइनस क्या होता है माइनस। a से a गया 17 में से 13 गया, ये 4 हो गया 32, तो d का वैल्यू क्या हो गया आपका 8। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला देखते हैं कि गोला का व्यास दिया गया है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। व्यास दिया गया तो r का वैल्यू क्या होगा 42/2, तो ये हो जाएगा 21। 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर 21 गुने 21, 7 3 21 मल्टीप्लाई कर दो, 22 चौके 88 और 21 तिया 63, ठीक है। 8 3 24, देखो एक ही ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। हालांकि आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 24 के 4, 8 3 24 2 26, 8 6 48 के 8, 8 6 48 4 52, देखो आ रहा है ना। यहाँ पे जोड़ोगे तो 4 8 6 14 का 4, 2 2 4 1 5 और ये 5 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। हम लोग बच्चों यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक प्रश्न कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से और करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोग याद कर लिए होंगे या समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। बाय बाय सभी को, ठीक है।